भारत के इतिहास के कुछ सबसे बड़े झूठ। आज इस वीडियो में मैं आपको भारत के इतिहास से जुड़े हुए 5 सबसे बड़े झूठ बताने जा रहा हूं, जिन्हें आज तक आप सच मानते आ रहे हैं। तो चलिए इन 5 झूठों को दूर करते हैं। इससे पहले हमारे चैनल हिस्टोरिक हिंदू को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे ही वीडियो शुरू करते हैं। आखिर किसने जीता था हल्दी घाटी का युद्ध? आज तक आपको इतिहास में यह पढ़ाया जा रहा है कि हल्दी घाटी का युद्ध अकबर ने जीता था, लेकिन ये मैं बता दूं ये झूठ है, क्योंकि हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप ने जीता था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ, जिसमें मेवाड़ की सेना ने मुगलों पर इतना भीषण आक्रमण किया कि बदायूं ने लिखता है कि हमारी सेना को भेड़ों की तरह आगे भागना पड़ा और हमने रणभूमि छोड़। इस तरह महाराणा प्रताप की सेना ने हमारे विजय का भ्रम तोड़ दिया और हमें बनास नदी तक भागना पड़ा। इन तथ्यों के आधारित पर यह कहा जा सकता है कि महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध जीते थे, लेकिन उस समय के इतिहासकारों ने महाराणा प्रताप को जीतने के बाद भी हारा हुआ योद्धा घोषित कर दिया। लेकिन आज हम सबको पता है कि महाराणा प्रताप इस युद्ध को जीते थे। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप ही जीते थे। भारत के इतिहास का झूठ नंबर 2। सिकंदर और पोरस के मध्य 326 ईस्वी को झेलम का युद्ध हुआ, जिसमें सिकंदर और राजा पोरस के मध्य युद्ध हुआ। लेकिन हमें इतिहास में यह बताया गया कि राजा पोरस को सिकंदर ने झेलम के युद्ध में हरा दिया था, लेकिन ये पूरा सच नहीं है, क्योंकि भारतीयों के पास इस युद्ध का कोई भी दस्तावेज नहीं है और लिखी हुई कोई पुस्तकें भी हमारे इस युद्ध के बीच नहीं मिलती है। लेकिन ईरानी व चीनी इतिहासकारों के अनुसार राजा पोरस की सेना ने सिकंदर की सेना पर इतना भीषण हमला किया कि सिकंदर की सेना पीछे हटना पड़ा और अंत में युद्ध चलता रहा। और कुछ समय पश्चात अपनी अत्यधिक शक्ति देखकर सिकंदर ने पोरस के साथ संधि कर ली। और इसका दूसरा कारण यह भी बताया जाता है कि इस युद्ध के बाद भारी शक्ति होने के कारण सिकंदर वहीं से ही भारत छोड़कर मैसेडोनिया लौट गया। ये कारण ये बताते हैं कि राजा पोरस ने सिकंदर को युद्ध में हराया था। क्या आर्य आक्रमण की थ्योरी झूठी है? हाँ, ये बात सच है कि आर्यों के आक्रमण की थ्योरी झूठी है, क्योंकि आर्यों ने भारत पर आक्रमण नहीं किया था, क्योंकि आर्य थे वो भारत के मूल निवासी थे। लेकिन वर्तमान के जो इतिहासकार जो अंग्रेज़ों के इतिहास को सही मानते आ रहे हैं, वह आर्यों को बाहरी आक्रमणकारी बताते हैं, लेकिन उनके पास ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि भारतीयों यानी आर्यों को बाहरी आक्रमणकारी सिद्ध कर सके। कुछ पक्ष देते हैं कि वह मध्य एशिया से आए थे, लेकिन बताना चाहिए कि मध्य एशिया में किस देश से आए और कब आए। केवल ये इतिहासकार अंदाज़ा लगा सकते हैं और कुछ नहीं। यह झूठ है कि आर्य बाहरी आक्रमणकारी थे। मूलत रूप से आर्य भारत के ही मूल निवासी थे, और इसका ये साक्ष्य है कि आर्य घुमक्कड़ नहीं थे, क्योंकि उनके पास वेद शास्त्र और नगर नियोजन का भी ज्ञान था। इस तरह ये सब बातें झूठी निकलती है कि आर्य बाहरी आक्रमणकारी थे। भारत की खोज किसने की थी? आप इसका जवाब दे देंगे आसानी से कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी, लेकिन ये एक झूठ है, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ कि वास्को डी गामा से भी पहले बहुत से व्यापारी और यात्री भारत आए हैं। यहाँ तक ही नहीं, वास्को डी गामा से हजारों साल पहले भी भारत पर अनेक विदेशियों ने आक्रमण किए हैं। वास्को डी गामा तो 1498 में भारत आया। उससे पहले तो सिकंदर 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। वहीं बाबर जो 1526 में आक्रमण करता है, वो कितने ही आक्रमण भारत ने सही हैं। हमें पढ़ाया जाना चाहिए कि व्यापार के लिए भारत का सामुद्रिक मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की थी, लेकिन इतिहास में ये एक झूठ है कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी। क्या राजा जयचंद गढ़वाल गद्दार थे? तो चलिए इस सवाल का मैं जवाब दे देता हूँ। ये एक झूठ है कि राजा जयचंद गढ़वाल गद्दार थे। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ गद्दारी की और मोहम्मद गोरी को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया। पहली बात तो ये कि मोहम्मद गोरी भारत पर कई आक्रमण कर चुका था, और पृथ्वीराज चौहान के मध्य जो तराइन का युद्ध हुआ था, उसमें पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद राठौड़ या गढ़वाल से कभी भी मदद नहीं मांगी। वो उनके रिश्ते अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं। तीसरी बात सबसे बड़ी ये है कि चंदावर के युद्ध में जयचंद
मोहम्मद गौरी का सामना करता है, लेकिन युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत जाता है और इस तरह 1194 में मोहम्मद गौरी का साम्राज्य भारत पर स्थापित हो जाता है। पृथ्वीराज चौहान व जयचंद के बीच मतभेद जरूर हो सकते हैं, लेकिन इसका कारण ये नहीं है कि मोहम्मद गौरी को आक्रमण करने के लिए जयचंद ने ही बुलाया था। इसका कोई साक्ष्य मौजूद नहीं।